वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 21 जून 2026 विषय हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर आज के इस वीडियो में हम दोस्तों हिंदी के सर्वश्रेष्ठ 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों पीवाईक्यू। क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न हिंदी की परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, हिंदी के सेक्शन में पूछे जाते हैं, उसका संपूर्ण एनालिसिस कर कर आपके लिए हम हिंदी के नॉन स्टॉप सर्वश्रेष्ठ 60 प्रश्नों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी की जो हिंदी मीडियम जो शुरू हुआ है दोस्तों, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट में, वो शुरू हुआ है 19 जनवरी 2020 से। 2020 में हिंदी की पहली परीक्षा हुई थी, उसके बाद 2021, 2024 और 2025 इस प्रकार से 4 बार जो है दोस्तों हिंदी की परीक्षा हुई है अभी तक टीईटी में। और आज के इस वीडियो में हम 60 नॉन स्टॉप सर्वश्रेष्ठ प्रश्न आपके लिए लाए दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। जिससे क्या होगा कि आपको महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 21 जून 2026 और सीटेट जुलाई 2026 को लेकर टोटली वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नॉन स्टॉप 60 प्रश्न आज की इस वीडियो में हम हिंदी विषय को लेकर देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 1। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जिस प्रकार के प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन आपको दोनों पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है सर कि ट वर्ग की पंचम अक्षर ध्वनि कौन सी है। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है। अब ट ठ ड ढ नो ये होते हैं दोस्तों मूर्धा व्यंजन। हम कहेंगे ट ठ ड ढ और नो। तो देखिए पंचम अक्षर ध्वनि कौन सी होती है, नो होती है। तो बिल्कुल सिंपल सा आपने यहाँ पर क्या है ऑप्शन 3 आपका सही आंसर लगा देना है। इसको हम कहते हैं दोस्तों मूर्धा व्यंजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्योंकि हम यहाँ पर नॉन स्टॉप सर्वश्रेष्ठ 60 प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से हम ये 60 प्रश्न यहाँ पर देखेंगे और हम आपको बताएंगे कि सर कितने आसान क्वेश्चन आपको हिंदी के सेक्शन में देखने के लिए मिलते हैं। प्रश्न पूछा गया कि सर निम्न में से सम्मान शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों कि सम्मान का जब विलोम की बात आप करेंगे, जहां पर सम्मान होता है दोस्तों तो फिर उसका अपमान भी होता है। विलोम की अगर आप बात करेंगे, विरुद्ध अर्थ की आप बात करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यहां पर ऑप्शन 3 जो अपमान दिया गया है वो सम्मान का क्या है दोस्तों विलोमार्थिक शब्द हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर है। क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 में आपको दो क्वेश्चन जो है वो साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर पूछे जाते हैं। यहां पर प्रश्न है कि निम्न में से प्रेमचंद जी की कहानियों का संग्रह कौन सा है। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा गया। सर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, मानसरोवर है, मेरी प्रिय कहानियां है, गीतांजलि है या फिर हंसते हो रोते हो। इस प्रकार आपको 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं और प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से प्रेमचंद जी की कहानियों का संग्रह कौन सा है। तो देखिए दोस्तों मानसरोवर ये क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि प्रेमचंद जी के बारे में प्रश्न पूछा गया है और उनकी कहानियों का संग्रह कहां पर मौजूद है दोस्तों, तो मानसरोवर में मौजूद है। मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा वो यहां पर सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है फिर से एक बार क्या है साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर पूछा गया है। सर प्रश्न है कि काबुली वाला कहानी के रचयिता कौन है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। आपके सामने 4 विकल्प है, सुदर्शन जी है, राजकुमार वर्मा जी है, रविंद्रनाथ ठाकुर जी है या फिर मोहन राकेश है। इस प्रकार आपके पास 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए दोस्तों। और पता है कि आपको काबुली वाला कहानी के जो रचयिता है दोस्तों वो होंगे हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर जी। मतलब आपका विकल्प जो यहाँ पर 3 दिया गया है सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर से एक प्रश्न जो है दोस्तों साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर पूछा गया है। पिछले साल पेपर 1 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर। यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से इस रचनाकार के रेखा चित्र संस्मरण प्रसिद्ध है। देखिए किसके रेखा चित्र और संस्मरण प्रसिद्ध है, इस प्रकार का प्रश्न आपको यहां पर पूछा गया था दोस्तों। 4 विकल्प आपके सामने है, मैथिली शरण गुप्त जी है,
जयशंकर प्रसाद जी है, रामधारी सिंह दिनकर जी है और महादेवी वर्मा जी है। तो देखिए महादेवी वर्मा की रेखा चित्र और संस्मरण प्रसिद्ध है दोस्तों। अगर आप बात करेंगे महादेवी वर्मा की तो इनको हम हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहते हैं, इनको हम आधुनिक मीरा भी कहते हैं दोस्तों। और इनके बारे में अधिक मालूमात अगर आप हासिल करेंगे तो छायावाद के जो 4 स्तंभ है, छायावाद के जो प्रमुख 4 स्तंभ है दोस्तों, उसमें महादेवी वर्मा जी का नाम लिया जाता है। और छायावाद के अगर जनक की बात करेंगे तो वो हमारे हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। चलिए प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है सर। प्रश्न पूछा गया कि सुशांत के माता पिता अमेरिका में नौकरी करते थे, वाक्य में प्रयुक्त कारक प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि हर परीक्षा में कारक को लेकर आपको प्रश्न पूछा जाएगा, 100% प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि 2020 से लेकर 2025 तक जितनी भी परीक्षा हुई है दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा, हर पेपर में आपको जो है कारक को लेकर प्रश्न पूछा गया। पहला सवाल यह होता है कि सर कारक कितने प्रकार के हैं? तो कारक आपके जो होते हैं सर वो 8 प्रकार के होते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक। तो देखिए संबंध कारक में क्या होता है, वह राम का घर है, वह सीता की मां है, ये वह उसकी गाड़ी है। जब वहां पर संबंध दर्शाया जाता है तो वहां पर हमारा क्या होता है दोस्तों, संबंध कारक होता है। जैसे कि यहां पर बताया गया कि सुशांत के माता पिता, किसके माता पिता? तो सुशांत के माता पिता। तो यहां पर संबंध कारक का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। तो मतलब आपका विकल्प जो 3 रहेगा वो यहां पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल लॉजिकली प्रश्न है, जो बोलते हैं ना सूक्ष्म बदल हुआ है परीक्षा में। अभी आप देख रहे हैं लोकमत में एक खबर चल रही है कि परीक्षा में चेंजेस हुए सीटेट के जैसा परीक्षा होंगी, वैसा नहीं हो, सूक्ष्म बदल ये क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूं कि लॉजिकली आप क्या है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों कंटेंट बेस्ड नहीं है, ये क्वेश्चन आपकी स्किल पर डिपेंड है। प्रश्न है कि अपने मामा जी को पुरस्कार प्राप्ति हेतु लिखे हुए पत्र को क्या कहा जाता है? आप अपने मामा जी को पत्र लिख रहे हैं, मामा जी को किसी चीज का पुरस्कार मिला है, आप पुरस्कार के हेतु मामा जी को पत्र लिख रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? तो देखिए सिंपल सी बात है, आप अपने मामा जी को पत्र लिख रहे हैं तो ये घरेलू पत्र हो गया, क्योंकि इसको हम ऑफिशियली नहीं कहेंगे, ये घरेलू पत्र हो गया। मतलब आपका विकल्प जो 3 यहां पर दिया गया है, ऑप्शन जो 3 दिया गया है सर, बिल्कुल सही आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो परिच्छेद में पूछे गए। अब पैसेज यहां पर लाना पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि परिच्छेद पर भी टोटल व्याकरण पूछा गया है। मतलब आपको पोयम दी गई है, आपको कविता दी गई है दोस्तों, लेकिन कविता में टोटल व्याकरण पूछा गया है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहां पर बताऊंगा कि यहां पर जो पहला प्रश्न है कि परिच्छेद में मेहमान शब्द का विलोमार्थी कौन सा शब्द आया है? तो देखिए परिच्छेद आप पढ़ लेंगे, पैसेज आप पढ़ लेंगे दोस्तों, उतारा आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे कि सर मेहमान के लिए यहां पर क्या है, मेजबान जो है दोस्तों विलोम शब्द आया है। विलोम शब्द म्हणजे काय, तर विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे त्या उतार्यावर, त्या पॅसेजवर मेहमान या शब्दासाठी जे योग्य विलोम शब्द आहे मित्रांनो ते आहे मेजबान। म्हणजे ऑप्शन जे 2 असेल, पर्याय जे 2 दिलेला आहे आपला योग्य उत्तर असणार आहे। अब फिर से एक परिच्छेद से प्रश्न हमने यहां पर लिया है कि मेहमान का स्वागत कैसे किया जाएगा। अब आप, मैं बता रहा हूं कि कविता पढ़ेंगे, आप उस पैसेज को पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएंगे कि मेहमान का जो स्वागत है वो शराफत से किया जाएगा। मतलब आपका विकल्प जो डी है वो यहां पर क्या है, सही हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन है, ये भी परिच्छेद से पूछा गया है दोस्तों, लेकिन व्याकरण की बेस पर पूछा गया है। आप प्रश्नों को समझेंगे, प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से बेचारी भाभी के लिए आए हुए विशेषण का प्रकार कौन सा है? अब देखिए बेचारी भाभी, सिर्फ इतना आपने ध्यान देना है, बेचारी भाभी। अब यह विशेषण का कौन सा प्रकार है? प्रश्न सर आपको इस प्रकार से पूछा गया है, विकल्प आपके सामने मौजूद है, संख्यावाचक विशेषण है। संख्या कहीं पर आपको नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है तो कट कर देना है। बेचारी भाभी के बारे में पूछा जा रहा है। सर्वनामिक विशेषण है तो सर सर्वनामिक विशेषण भी यहां पर नहीं होगा, किसी प्रकार का सर्वनाम का प्रयोग यहां पर नहीं हुआ है। गुणवाचक विशेषण होगा, बिल्कुल ऑप्शन 3 जो है बेचारी भाभी के लिए सही आंसर रहेगा। गुणवाचक विशेषण सर आपका क्या है यहां पर राइट आंसर होगा। परिमाणवाचक विशेषण की भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि चीजों को नापा तोला नहीं जा रहा है।
बेचारी भाभी बताया जा रहा है, तो बेचारी भाभी क्या होगा सर आपका? विकल्प सी जो है गुणवाचक विशेषण जो है सही रहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 21 जून 2026, साथ ही साथ सीटेट जुलाई 2026 के टोटली वीडियो जो है दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम थोड़ा स्पीड में लेते हैं। चलिए 11वां प्रश्न है कि परिच्छेद में निसंकोच के लिए आया हुआ शब्द है। अब देखिए परिच्छेद से फिर प्रश्न पूछा गया, लेकिन प्रश्न क्या है कि निसंकोच के लिए कौन सा शब्द परिच्छेद में आया है। तो यहां पर आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, और मैं आपको बताऊंगा कि बेतकुल्लफी मतलब आपका विकल्प जो डी है वो परिच्छेद में आया है, क्योंकि परिच्छेद जब सामने आएगा फटाफट उसके आंसर जो है दोस्तों लगा लेंगे। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, उपयुक्त कविता के लिए उचित शीर्षक क्या होगा। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कविता के लिए आप शीर्षक क्या देंगे। तो इस कविता का जो शीर्षक था दोस्तों वो था सीख, मतलब विकल्प जो बी रहेगा आपका वो क्या रहेगा सर? राइट आंसर रहेगा। चलिए अब वो अगले जो प्रश्न है फिर वो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, व्याकरण के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं दोस्तों। अब यहां पर आपको बताया कि सर झुकाना शब्द में कौन सा प्रेरणार्थक रूप है। अब देखिए एक शब्द यहां पर आपको दिया गया है झुकाना, शब्द कौन सा प्रेरणार्थक रूप है, इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है। प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है, तृतीय प्रेरणार्थक रूप है, या फिर मुख्य क्रिया है। इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन से दिए गए। तो देखिए झुकाना से झुकवाना होता है, चढ़ने से चढ़वाना होता है, लड़ने से लड़वाना होता है, मतलब यहां पर बात हो रही है दोस्तों झुकाना। तो झुकाना आपका क्या होगा दोस्तों? प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा। इसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? झुकवाना। हमने कहा कि लड़ना प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, लड़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। जब कर्ता स्वयं कुछ ना कर किसी और से कार्य को कराता है तो उसको हम द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कहते हैं, लेकिन झुकाना यहां पर प्रथम प्रेरणार्थक रूप आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे क्योंकि बहुत स्पेशल वीडियो है दोस्तों, मैं आप बता रहा हूं उसको हजारों बच्चे देखने वाले। तो वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि बहुत बेस्ट क्वेश्चन हम आपके लिए यहां पर PYQ लेकर आए हैं। अब देखिए सत्पुरुष संधि का प्रकार कौन सा है? सत्पुरुष संधि का प्रकार कौन सा है? संधि को लेकर अगर आपको प्रश्न पूछा गया तो 3 ही प्रश्न आएंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। ये 3 ही प्रश्न आपको संधि को लेकर पूछे जाते हैं, उसके बाहर के प्रश्न नहीं आते। तो देखिए यहां पर होता है सर सत्पुरुष। अब देखिए सत्य प्लस पुरुष यहां पर अगर होता है सर तो ये कौन सी संधि का उदाहरण होगा? ये व्यंजन संधि होगा, क्योंकि व्यंजन से स्वर मिलता है, व्यंजन से व्यंजन मिलता है, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। तो आपकी व्यंजन संधि यहां पर क्या है सर? सही विकल्प हो जाएगा। 15वां प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्न में से सीखना क्रिया का आज्ञार्थक रूप क्या है। अब देखिए सीखना क्रिया का आज्ञार्थक रूप क्या है, इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सीखो, सीखिए, सीखिएगा या फिर सीखो। तो देखिए यहां पर परीक्षा परिषद ने जो अपना आंसर दिया है दोस्तों वो दिया है सीखो। इन्होंने बताया कि सीखना क्रिया का आज्ञार्थक रूप क्या है? सीखो। लेकिन अगर आप कहेंगे सीखिए तो थोड़ा इज्जत से बोलना हो जाता है, ये भी जवाब सही होना चाहिए था, लेकिन परीक्षा परिषद ने कहा कि सीखो सर इसका क्या है? सही जवाब है। मुझे लगता है कि सीखिए भी अगर आप सीखिए मतलब इज्जत से बोलना हो जाता है, सीखो मतलब थोड़ा सा रूडली बोलना हो जाता है, बात एक ही होती है। तो ऑप्शन 1 यहां पर सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल फ्री का मार्क्स था, देखिए बिल्कुल फ्री का मार्क्स से कि पूछा गया कि निम्न में से व्यंजनों का वर्ग कौन सा है। व्यंजन क्या होते हैं? क ख ग घ, चो छो जो जो, तो थो दो दो, पो फो बो भो, टो ठो डो डो, ये व्यंजन होते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया कि सर व्यंजन का वर्ग कौन सा है। तो देखिए यहां पर स्वर आ जाते हैं, यहां पर स्वर आ जाते हैं, यहां पर भी ओ आ गया मतलब स्वर आ गया, कट कर दो। सीधी सी बात है कि प फ ब भ म ये व्यंजन का वर्ग है। ओष्ठ व्यंजन हम इसको क्या है सर कहते हैं, मतलब विकल्प 3 आपका यहां पर क्या है? सही आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। 17वां प्रश्न है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द को हम कैसे पहचानेंगे? सरकार गिर गई,
सरकार गिर गई, हो गया स्त्रीलिंग। बिल्कुल, वह क्रियापद देखना है, गिर गई मतलब हो गया स्त्रीलिंग। नदी बहती है मतलब स्त्रीलिंग। दाल पक गई मतलब स्त्रीलिंग। यहां पर गहू आ गया मतलब पुल्लिंग हो गया दोस्तों। आपका विकल्प जो बी गहू दिया गया है वो यहां पर क्या है, सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से यह शब्द समुच्चयबोधक नहीं है। तो देखिए की समुच्चयबोधक है, क्योंकि समुच्चयबोधक है इसीलिए समुच्चयबोधक है, लेकिन की और यहां पर समुच्चयबोधक नहीं है, मतलब आपका पहला जो विकल्प है सर वो यहां पर क्या है, सही आंसर रहेगा। ऑप्शन एक जो है वो बिल्कुल आपका राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से यह वाक्य अकर्मक वाक्य है। दोस्तों अकर्मक और सकर्मक में क्या फर्क होता है, हमने आपको बताया कि जिसमें कर्म होता है वो होता है सकर्मक, और जिसमें किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं होता है वो होता है अकर्मक। राजू फल खाता है, खाने का काम कर रहा है मतलब सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। राजू बगीचे में बैठा है, तो राजू सिर्फ बगीचे में बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो यह अकर्मक हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जो बी यहां पर दिया गया है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। माँ ने साड़ी खरीदी, बच्चा गेंद खेलता है, बाकी सभी सकर्मक है, सिर्फ राजू बगीचे में बैठा है, यहां पर क्या है दोस्तों, हमारा अकर्मक वाक्य होगा। अगला प्रश्न है कि राम बाजार गया, वाक्य का अपूर्ण भूतकाल क्या होगा। तो देखिए अपूर्ण भूतकाल आपको बनाना है, चार विकल्प आपके सामने है। वाक्य है राम बाजार गया, तो देखिए राम बाजार जा रहा है। ऑप्शन दो राम बाजार गया है, राम बाजार गया था, ये पूर्ण भूतकाल हो गया। राम बाजार जा रहा था मतलब आपको अपूर्ण भूतकाल की बात आप करेंगे, तो सर विकल्प जो डी है, ऑप्शन जो डी है वो आपका यहां पर क्या है, सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो डी दिया गया है वो बिल्कुल आपका सही विकल्प होगा। दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 21 जून 2026 के लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल है दोस्तों, हिंदी, मराठी और बाल मानस शास्त्रों, मतलब 3 विषय के नोट्स है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि 90 मार्क्स के ये नोट्स है दोस्तों, और 90 में से कम इसको पढ़कर आप आराम से 70 मार्क यहां पर हासिल कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने ये अपने अपडेट नोट्स बनाए दोस्तों टीएटी 2026 21 जून के लिए, इसमें आपको हिंदी, मराठी और बाल मानस शास्त्र के नोट्स मिलेंगे दोस्तों, और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, क्वालिटी नोट्स है और बेस्ट नोट्स है। इसको पढ़ने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि किसी प्रकार की कोई चीज को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इतने क्वालिटी और बेस्ट नोट्स हमने बनाए। कॉम्बो पैक है, 399 रुपए इसका प्राइस है दोस्तों। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली आपको व्हाट्सअप पर हाई करना है, हमारी तरफ से आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद जस्ट स्क्रीनशॉट भेजना है दोस्तों, और तुरंत आपको ये नोट्स पीडीएफ के स्वरूप में मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों हिंदी, मराठी और बाल मानस शास्त्रों का सुपर कॉम्बो पैक हमने बनाया है। टोटली कंटेंट मतलब 2013 से लेकर 2025 की परीक्षाओं में जिस प्रकार मराठी और बाल मानस शास्त्र के प्रश्न पूछे गए हैं उसका संपूर्ण विश्लेषण हमने करने के बाद ये नोट्स बनाए दोस्तों। और 2020 से लेकर 2025 की परीक्षाओं में हिंदी में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, जिस प्रकार से प्रश्न पत्रिका थी उसका संपूर्ण विश्लेषण कर हमने ये नोट्स आपके लिए बनाया दोस्तों। और अगर आप सिर्फ हिंदी के नोट्स लेना चाहते हो तो 219 रुपए में आपको हिंदी के नोट्स यहां पर दिए जाएंगे। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है दोस्तों, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 21। चलिए 21वां जो प्रश्न है, प्रश्न दिया गया है कि आश्चर्य, शोक, गुना आदि भावों को प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए जहां पर आश्चर्य की भावना व्यक्त होती है, जहां पर शोक की भावना व्यक्त होती है, जहां पर घृणा की भावना व्यक्त होती है दोस्तों, तो विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग वहां पर किया जाता है। मराठीमध्ये केवळ प्रयोगी अव्यय आपण त्या ठिकाणी वापरतो। म्हणजे ऑप्शन जे 3 असेल, पर्याय जे 3 दिलेला आहे, आपला योग्य उत्तर असणार आहे। पुढचा जे प्रश्न आहे, प्रश्न अशा प्रकारे दिलेला है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए वर्तनी के हिसाब से सही शब्द का चुनाव हमको यहां पर करना है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। उत्सुकता सही ढंग से कहा लिखा गया है, तो देखिए आप उत्सुकता जहां पर भी इस प्रकार से लिखा गया है दोस्तों वो सही होगा। तो यहां पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में दोनों जगह पर मुझे सही नजर आ रहा है, बिल्कुल दोनों जगह पर दोस्तों सही नजर आ रहा है। तो आपका विकल्प 1 हो या 4 हो वो सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23वां प्रश्न है कि हिंदी में इस शब्द का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में समान रूप से किया जाता है, वह शब्द कौन सा है। तो देखिए हिंदी में नेता एक ऐसा शब्द है दोस्तों, नेता एक ऐसा शब्द है जिसका दोनों वचन में समान इस्तेमाल होता है।
नेताजी आ रहे हैं, नेताजी जा रहे हैं, आप जब भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो एक वचन या बहुवचन में सेम ही रहेगा, मतलब नेता आपका यहां पर क्या है दोस्तों, सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24वां प्रश्न पूछा गया कि हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, वाक्य में उद्देश्य कौन सा है। अब देखिए दोस्तों, उद्देश्य मतलब क्या होता है, उद्देश्य मतलब होता है कर्ता, उद्देश्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, कर्ता होता है। यहां पर वाक्य दिया गया है कि सर हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो यहां पर कर्ता क्या है दोस्तों, हिमालय है। मतलब आपका विकल्प जो एक रहेगा, ऑप्शन जो एक रहेगा दोस्तों, वो सही आंसर होगा। ऑप्शन एक जो रहेगा आपका बिल्कुल सही विकल्प यहां पर क्या है, होने वाला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 पूछा गया कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अलग अर्थ का है। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से ट्रेंड में प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, वो टोटली एनालिसिस हमको करना है, एक एक चीज को हमको यहां पर ध्यान से देखना है। तो देखिए, वरी का अर्थ होता है दोस्तों पानी, तोय का अर्थ होता है पानी, और जल का अर्थ भी होता है पानी। मतलब अलग अर्थ का कौन सा हो गया, तो क्षीर हो गया। अब क्षीर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, दूध होता है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा, वो यहां पर क्या है, सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 26वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, आपको बताना है कि कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है। प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में लगता है। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के आरंभ में लगता है। यह बात आपको पता होना चाहिए, या पता भी है। तो देखिए यहां पर अनुवाद, उत्साहित, अभिमान, बोझिल, इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। और आपसे पूछा गया कि सर प्रत्यय युक्त नहीं है। तो देखिए यहां पर अनुवाद एक ऐसा शब्द है जिसमें अनु उपसर्ग लगा है, और अभिमान एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसमें अभि उपसर्ग लगा है। मतलब दोनों ही जो है वो प्रत्यय युक्त नहीं है। मतलब आपका विकल्प 1 और विकल्प 3 दोनों विकल्प यहां पर सही रहेंगे दोस्तों। आपके ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 दोनों विकल्प यहां पर क्या है, सही होने वाले। चलिए प्रश्न नंबर 27वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्धित नहीं है। तद्धित नहीं है, तो देखिए घरेलू यहां पर तद्धित है। अब देखिए प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय, 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर आपका तद्धित बुढ़ापा है, परिश्रमी है, लेकिन घुमक्कड़ जो है यहां पर आपका वो तद्धित नहीं है दोस्तों, ये कृदंत प्रत्यय है। चलिए प्रश्न नंबर 28वां प्रश्न है कि थोड़े में अधिक कहना। ये हमने 9वीं में पढ़ा है लोकवाणी में। ओके, लोकवाणी में हमने 9वीं में पढ़ा है कि निम्न में से थोड़े में अधिक कहना, इसका इस अर्थ का मुहावरा कौन सा है। तो देखिए थोड़े में अधिक कहना मतलब गागर में सागर भरना, जिस तरीके से बिहारी जी की रचना है गागर में सागर। तो आपका विकल्प जो यहाँ पर 3 दिया गया है, ऑप्शन जो 3 दिया गया है दोस्तों, वो आपका सही आंसर होगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे परीक्षा में, बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। निम्न में से मध्ययुगीन कवि कौन है। बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल आसान सा। ये चौथा क्वेश्चन है पेपर 1 में, साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर। मतलब 4 प्रश्न पूछे गए दोस्तों साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर। तो देखिए चंदबरदाई, रहीम, सुभद्रा कुमारी चौहान और सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए मध्ययुगीन कवि की बात आप करेंगे तो रहीम यहां पर हमारा क्या है दोस्तों, सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो 2 दिया गया है वो आपका राइट विकल्प होगा दोस्तों। आपको बताया गया लोकमत ने कि परीक्षा में सूक्ष्म बदल हुआ है, ये क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो सूक्ष्म बदल किस प्रकार से हुआ है, देखिए जो अपने काम को स्वयं करता है उसे क्या कहते हैं। मतलब लॉजिकली प्रश्न पूछा गया है, कंटेंट से हटकर प्रश्न पूछा गया है, तो इसको कहते हैं सूक्ष्म बदल। यानी सीटेट की जैसी पैडागोजी आपको परीक्षा में पूछी जाएंगी, वैसा नहीं होने वाला है दोस्तों। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए जो अपने काम स्वयं करता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको हम स्वावलंबी कहते हैं। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा दोस्तों, वो आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, सही विकल्प होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 21 जून 2026 और सीटेट जुलाई 2026 के लिए आपको टोटली वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और थोड़ा स्पीड से हम क्या है यहाँ पर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए
60 प्रश्न देखने वाले, सर्वश्रेष्ठ 60 प्रश्न देखने वाले। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, यह उदाहरण निम्न में से किस अलंकार का है। जहां पर हमने बताया सर मराठी हो या हिंदी हो, जहां पर किसी वर्ण की बार बार पुनरुक्ति हो रही है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर म वर्ण की पुनरुक्ति हो रही है तो सिंपल सी बात है कि कौन सा अलंकार होगा, तो अनुप्रास अलंकार होगा। आप मराठी में क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो या आप हिंदी में क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 32वां प्रश्न, 32वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। जो किसी जात का बोध कराती है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जो किसी विशेष इंसान का बोध कराती है दोस्तों उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आप कहेंगे अख्तर रहमान सर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया दोस्तों, लेकिन आप कहेंगे मानुष इंसान ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो यहां पर आपका पंछी जो है, पंछी आपका यहां पर क्या रहेगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण रहेगा। संज्ञा मतलब नाम, चलिए मराठी में नाम कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। पहला प्रश्न यह बनता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है, मैं अपने लिए बात करता हूं, मध्यम पुरुष में मैं आपके लिए बात करता हूं और अन्य पुरुष में मैं थर्ड पर्सन के लिए बात करता हूं। तो यहां पर पूछा गया है कि सर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो देखिए मैं, ये हो गया हमारा उत्तम पुरुष, तुम, मध्यम पुरुष, वह, अन्य पुरुष। वह क्या हो गया दोस्तों, अन्य पुरुष, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन को लेकर। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा वो राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से नाचना क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, नाचना क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप कौन सा है। पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी आपको प्रेरणार्थक रूप को लेकर, क्रिया को लेकर प्रश्न पूछे गए दोस्तों, और हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए नाचना, इसका अगर आप कहेंगे दोस्तों प्रथम प्रेरणार्थक रूप है दोस्तों, तो नचाना। नचाना क्या है, इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप है। और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या बात करेंगे दोस्तों, तो नचवाना। हमने कहा लड़ना लड़वाना, खाना खिलवाना, ओके ठीक है, चढ़ना चढ़वाना। तो यहां पर नाचना जो है प्रथम है और नचवाना जो है वो द्वितीय है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35, ये थोड़ा व्याकरण को, ये थोड़ा पेडागोजी को लेकर, यानी आप कहेंगे दोस्तों अध्यापन शास्त्रों को लेकर एक प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया था कि व्याकरण के किसी उप घटक का अध्यापन करते हेतु किस अध्यापन पद्धति का प्रयोग करना उचित होगा। भाषाई खेल इसका जवाब था दोस्तों। ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 36, चलिए 36वां प्रश्न देखिए। ओके 36वां प्रश्न है कि किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब निम्न में से किस रस का निर्माण होता है। तो देखिए यहां पर एक शब्द अगर आप देखेंगे दोस्तों उत्साह आ रहा है, तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, यह अगर आपको पता है तो आपको जवाब मिल जाएगा। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है दोस्तों, तो वीर रस का स्थायी भाव है। मतलब आपका विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा वो सही होगा दोस्तों, क्योंकि आप जब प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न में कोई एक सेंटेंस, कोई एक शब्द आपने ढूंढना है जो आपको हिंट देता है कि सर इसका जवाब यह है। तो यहां पर जो हमारा उत्साह जो है वो स्थायी भाव है दोस्तों वीर रस का, तो वीर रस यहां पर क्या है हमारा सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न 37 दिया गया है कि निम्न में से कुलीन इस प्रत्यय शब्दों में लगा हुआ प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए कुलीन में सिंपल सी बात है दोस्तों, बड़ी ई वाला प्रत्यय लगा है, मतलब आपका इन यहां पर प्रत्यय लगा है। तो विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहां पर क्या है दोस्तों सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। हमने इसके पहले देखा प्रत्यय युक्त नहीं है, अब यहां पर प्रश्न बदल के पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। उपसर्ग क्या होता है, तो शब्द के आरंभ में लगता है, शब्द के शुरुआत में लगता है। तो देखिए यहां पर विचार को सु उपसर्ग लगा है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर अज्ञान को, मतलब ज्ञान को ओ उपसर्ग लगा है, तो दूसरा भी विकल्प नहीं होगा। यहां पर जय को वी उपसर्ग लगा है, मतलब ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। साधक यहां पर क्या है दोस्तों उपसर्ग युक्त नहीं है, मतलब आपका विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को किस उपाधि से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्रेमचंद को किस उपाधि से जाना जाता है। 4 विकल्प आपके सामने है, तो देखिए
सिंपल सी बात है कि इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा वो दोस्तों यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। 40वां प्रश्न है कि निम्न शब्दों में से क्रुदंत शब्द कौन सा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था हमारे हिसाब से, थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। इसका जवाब है दोस्तों हंसोड़। तो मतलब आपका विकल्प जो 3 यहां पर दिया गया है, ऑप्शन जो 3 दिया गया है दोस्तों, वो बिल्कुल आपका यहां पर क्या है, सही विकल्प होगा दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 21 जून 2026 के लिए हमारे अपडेट क्वेश्चन सेट अवेलेबल है दोस्तों, पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पेपर 1 के लिए हमने 50 प्रश्न पत्रिका बनाई है दोस्तों, और उसी प्रकार से प्रश्न पत्रिका बनाई है जिस प्रकार से परीक्षा परिषद अपनी टीएटी की प्रश्न पत्रिका बनाता है दोस्तों। पेपर 1 में आपको हिंदी, मराठी, बाल मानस शास्त्रों व अध्यापन शास्त्रों, गणित और परिसर अभ्यास के 50 प्रश्न पत्रिका दी जाएंगे दोस्तों विथ आंसर की। मतलब हर प्रश्न पत्रिका में सेपरेट यहां पर क्या है दोस्तों, आंसर की दी गई है। 499 रुपए हमने इसका प्राइस यहां पर रखा है दोस्तों। और पेपर 2 के लिए हिंदी की 10 प्रश्न पत्रिका, पेपर 2 के लिए मराठी की 10 प्रश्न पत्रिका, बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र की 10 प्रश्न पत्रिका और समाज शास्त्र की 10 प्रश्न पत्रिका, जिसमें हर क्वेश्चन पेपर में 60 क्वेश्चन है दोस्तों विद आंसर की। 399 का ये पेपर 2 का पैक है दोस्तों। और अगर आप दोनों लेना चाहते हो एक साथ, पेपर 1 और पेपर 2, तो 699 रुपए में हमने कॉम्बो पैक बनाया दोस्तों। आप दोनों प्रश्न पत्रिका जो है वो 699 रुपए में ले सकते हैं। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर क्या है दोस्तों, आप इसको परचेस कर सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन पेपर हमने खुद ये बनाया है दोस्तों आप लोगों के लिए, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 21 जून 2026 के लिए। और साथ ही साथ अगर आप यहां पर सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो 100 रुपए में आपको पेपर 1 के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे हिंदी के, और 100 रुपए में आपको पेपर 2 के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे दोस्तों। कम से कम इतना करके परीक्षा में जाएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 90% आपको क्या है उसका फायदा मिलेगा। तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर क्या है दोस्तों आप इसको परचेस कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 41वां प्रश्न है, निम्न वाक्य में प्रयुक्त अव्यय और का भेद कौन सा है। अध्यापक कक्षा में आए और पढ़ाना आरंभ किया। तो देखिए एक वाक्य दिया गया है कि अध्यापक कक्षा में आए और पढ़ाना आरंभ किया, तो यहां पर और का भेद पूछा जा रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, उभयान्वी अव्यय जशा प्रकारे आपण मराठीमध्ये म्हणतो, तर या ठिकाणी समुच्चयबोधक अव्यय म्हणजे ऑप्शन जे 1 दिलेला आहे, पर्याय जे 1 दिलेला आहे, आपला योग्य उत्तर असणार आहे प्रश्न क्रमांक 42वां प्रश्न है कि परिच्छेद में प्रयुक्त निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द जिसका एक वचन और बहुवचन समान रूप रहता है। ये परिच्छेद के प्रश्न है। तो देखिए परिच्छेद के अनुसार से जिसका एक वचन और बहुवचन समान रहता है तो वो शब्द है पत्र। मतलब आपका विकल्प जो बी दिया गया है वो सही आंसर होने वाला है, क्योंकि परिच्छेद में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम आपको बता रहे। टोटल व्याकरण आपको जो है परिच्छेद में पूछा गया था। प्रश्न है कि परिच्छेद में प्रयुक्त मन उबना, इस मुहावरे का निम्न में से क्या अर्थ है। अब देखिए मन उबना मतलब उकत जाना। आपका विकल्प जो 3 यहां पर दिया गया है, ऑप्शन जो 3 दिया गया सर वो बिल्कुल सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है सर फिर से एक बार जो है परिच्छेद के आधार पर प्रश्न पूछा गया कि निम्न शब्दों में से सौभाग्य इस शब्द का विलोमार्थक शब्द क्या होगा। देखिए परिच्छेद के आधार पर ही प्रश्न पूछा गया था कि सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा, विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, तो दुर्भाग्य होगा। मतलब आपका विकल्प जो 2 यहां पर दिया गया है, ऑप्शन जो 2 दिया गया है वो बिल्कुल राइट विकल्प होगा। अगला प्रश्न है फिर से एक बार जो है परिच्छेद के आधार पर ही प्रश्न पूछा गया था कि परिच्छेद में प्रयुक्त इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं दोस्तों। तो देखिए अल्प विराम कहते हैं। मतलब आपका विकल्प जो बी है, ऑप्शन जो बी है वो यहां पर सही आंसर होगा दोस्तों। फिर से एक बार परिच्छेद के आधार पर एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए कविता में प्रयुक्त, मतलब एक कविता के आधार पर आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रश्न पूछा गया है कि कविता में प्रयुक्त महफूज शब्द का अर्थ निम्न में से क्या है। महफूज का अर्थ क्या है, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा गया। तो महफूज का अर्थ होता है दोस्तों सुरक्षित। आपको सुरक्षित कहां नजर आ रहा है, ऑप्शन 2 में नजर आ रहा है। तो विकल्प जो 2 आपका यहां पर रहेगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है फिर से एक बार कविता के आधार पर प्रश्न पूछा गया था। आप कविता को पढ़ेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कविता में घर अर्थ में प्रयुक्त समानार्थी शब्द कौन सा है। देखिए घर के लिए
कविता में कौन सा समानार्थी शब्द आया है? 10वीं के बच्चों को इस प्रकार से प्रश्न पत्रिका आती है। हम देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार से 9वीं के बच्चों को प्रश्न पत्रिका आती है। घर के लिए कौन सा समानार्थी शब्द कविता में आया है? तो मकान आया है। मतलब आपका विकल्प जो 3 रहेगा, ऑप्शन जो 3 रहेगा वो सही रहेगा। दोस्तों फिर से एक बार कविता के आधार पर ही प्रश्न पूछा गया है कि कविता में प्रयुक्त दिल शब्द का विशेषण निम्न में से क्या है? तो कमजोर दिल बताया गया है। कविता में क्या बताया गया दोस्तों? कमजोर दिल बताया गया है। मतलब आपका विकल्प जो डी है वो सही विशेषण इसके लिए रहेगा। आगे की जो क्वेश्चन है दोस्तों वो फिर से एक बार कविता के लिए पूछा गया था। 8 प्रश्न आते हैं आपको, 4 गद्य और 4 पद्य मिलाकर। तो देखिए कविता की विधा निम्न में से क्या है, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा गया है। तो ये गजल थी दोस्तों। मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा वो यहाँ पर क्या है? सही आंसर होगा। अब आगे की जो क्वेश्चन है दोस्तों वो फिर से व्याकरण को लेकर पूछे गए हैं, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल देखिए अभी हमने देखिए ट पहले ही क्वेश्चन था हमारा, पेपर 1 में आया था, ठीक है। निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर ट ये कौन से व्यंजन है? तो देखिए ट ये हमारे मुर्दा हो जाते हैं दोस्तों। ओष्ठ में आपके आते हैं पो फो बो भो मो, कंठ में आपके आते हैं को खो गो गो गो, और मुर्दा तो यही है। और तालव्य में आते हैं आपके च छ जो जो। इस प्रकार से दोस्तों आप इसके बारे में भी पूरा टोटली पढ़कर जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आते ही है। प्रश्न पूछा गया कि सर साध्वी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। साध्वी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। मुनि है, ऋषि है, साधु है या फिर तपस्वी है, इस प्रकार आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। और साधु के लिए जो पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, साध्वी के लिए वो होगा साधु। मतलब आपका विकल्प जो 3 रहेगा, ऑप्शन जो 3 रहेगा वो सही आंसर होगा। प्रश्न 52 पूछा गया कि निम्न में से किस वाक्य में संबंध कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है? मैंने आपको बताया कि संबंध कारक क्या होता है। संबंध कारक क्या होता है? वह सीता की मां है, यह राम का घर है, वह रहीम का घर है। इस प्रकार से आपको संबंध के बारे में बताया जाता है। तो देखिए वह अभय का खिलौना है, यह संबंध कारक हो गया। यह पुस्तक उसकी है, संबंध कारक हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, अपदान कारक हो गया, क्योंकि कहीं से निकलने की बात हो रही है तो अपदान कारक हो गया। अब पीपल के पेड़ लगाओ, ये भी क्या है दोस्तों? संबंध कारक है। मतलब आपका विकल्प जो 3 है, गंगा हिमालय से निकलती है, ये संबंध कारक नहीं है, ये अपदान कारक का वाक्य यहां पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 53 है कि निम्न में से प्रत्येक शब्द का संधि भेद कौन सा है? देखिए दोस्तों प्रत्येक शब्द का संधि भेद आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो देखिए जब स्वर को स्वर मिलता है, मतलब इसको अगर आप तोड़ेंगे तो किस तरीके से बनेगा? प्रति प्लस एक, मतलब स्वर को स्वर मिल रहा है तो स्वर संधि हो जाती है। विकल्प जो 2 रहेगा, ऑप्शन जो 2 रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट विकल्प होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य अर्थ के अनुसार अज्ञार्थक वाक्य नहीं है? अर्थ के अनुसार अज्ञार्थक वाक्य नहीं है। तो देखिए बच्चे खेलने लगे, अज्ञार्थक वाक्य है। तीनों उस कोने में बैठ जाओ, कहीं ना कहीं ऑर्डर दिया जा रहा है, अज्ञार्थक वाक्य है। राज अपनी दोनों टांगे खो बैठा, ये अज्ञार्थक वाक्य नहीं है। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा वो यहां पर क्या है दोस्तों? सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है निम्न वाक्य में से कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है? अब देखिए दोस्तों आपको बताना है कि सर सामान्य वर्तमान काल का वाक्य कौन सा है। मैं डायरेक्ट आंसर आपको यहां पर बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहां पर सामान्य वर्तमान काल की बात हो रही है तो मां रोटी बनाती है, ये हो गया हमारा सामान्य वर्तमान काल। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध है मतलब गलत लिखा गया है। क्योंकि दोस्तों बड़े सिंपल से क्वेश्चन आपको हिंदी में आते हैं। क्योंकि मैं आपको अक्सर कहता हूं कि हिंदी में अगर आपको 25 नंबर चाहिए तो आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना चाहिए दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि 30 में से 25 नंबर जो है आपको आराम से हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो देखिए प्रसिद्ध तो सर सही लिखा गया है, इकलौती सही लिखा गया है, अस्तित्व भी यहाँ पर सही लिखा गया। लेकिन अभ्युदय जो लिखेंगे दोस्तों तो हम इसको पहले उकार का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर दूसरा उकार दिया गया है। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा वो हमारा अशुद्ध हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस छंद में चारों चरणों की मात्राएं सम संख्या में होती है वह छंद क्या कहलाता है? जिसमें चारों चरण की मात्राएं सम संख्या में होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? सममात्रिक छंद कहते हैं। मतलब आपका विकल्प जो बी है वो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर होगा। क्योंकि हमारी खासियत है दोस्तों, हमारे वीडियो की जो लेंथ है वो ज्यादा बड़ी नहीं होती है। 60 प्रश्न है तो हमारा टारगेट था 30 मिनट में खत्म करने का, लेकिन 38 मिनट हो चुके हैं तो थोड़ा 8-1 मिनट आपके ज्यादा चले गए। राहुल बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ पाया, इस वाक्य में प्रयुक्त सहायक क्रिया कौन सी है? तो देखिए चढ़ पाया, यहाँ पर पाया क्या है दोस्तों? आपकी सहायक क्रिया है। मतलब आपका ऑप्शन डी जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था दोस्तों, कि रचना के आधार पर
इसी ऊर्जा ने मनुष्य के शारीरिक और मानसिक कार्य करता है। इस वाक्य का प्रकार कौन सा है? तो यहां पर सरल वाक्य है, क्योंकि यहां पर बात क्या हो रही है, इसी ऊर्जा से मनुष्य शारीरिक और मानसिक कार्य करता है, तो आपका सरल वाक्य है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से देश रक्षा का समासिक शब्द कौन सा प्रकार है? देश रक्षा इस समासिक शब्द का कौन सा प्रकार है? इस प्रकार प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो देश रक्षा, इसको अगर आप तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो देश की रक्षा होगा, और जहां पर देश की रक्षा की बात होती है दोस्तों तो तत्पुरुष समास होता है। मतलब आपका विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है दोस्तों, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सुपर फास्ट 60 प्रश्नों, PYQ 60 प्रश्न आज के इस वीडियो में हमने हिंदी विषय को लेकर देखे दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको 21 जून 2026 पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे जाएंगे दोस्तों। और अगर आप हमारे हिंदी के नोट्स और हिंदी के क्वेश्चन सेट खरीदना चाहते हैं दोस्तों, तो 299 रुपए में आपको 10 प्रश्न पत्रिका और हिंदी के नोट्स दिए जाएंगे। इतना कर लेने के बाद परीक्षा दे दो आप दोस्तों। मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं कि 25 नंबर जो है आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा रिजल्ट रहा है 2024 और 2025 की परीक्षा का दोस्तों, टोटली कॉन्फिडेंस के साथ हम आपको बता रहे कि इतना पढ़ लो, आपको 25 नंबर जो है आराम से हिंदी में मिल जाएंगे। और लैंग्वेज को कवर कर लो दोस्तों, आपका पेपर जो है 100% क्लियर हो जाएगा। मैं आपके अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो बेहतर लगा है दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।